देखिए आपका जूरिस्प्रूडेंस में आपका सोर्सेज आप ला पढ़ा जा रहा था विधि का स्रोत। विधि के स्रोत में अब तक हमने आपका दो स्रोत बता मैं चुका हूँ, आपका कस्टम या यूजेज और दूसरा मैं बताया हूँ लेजिस्लेशन या विधान। कस्टम से भी एक क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, विधान से बन भी सकता है, क्वेश्चन नहीं भी बन सकता है। विधान से आपका केवल और केवल तीन मॉडल अब तक बना है। पहला मॉडल बना है कि किसने कहा कि जो विधान है यह राज्य की व्यवस्थापकीय अंग का फॉर्मल एक्सप्रेशन है या औपचारिक अभिव्यक्ति है। तो ये चिपमैन ग्रे ने कहा, एक क्वेश्चन ये बना है। दूसरा क्वेश्चन आपका जो यूपीजे में बना है, इसने लेजिस्लेशन या विधायन को दो वर्गों में बांटा, सुप्रीम और सबऑर्डिनेट। तो आपका ये भी रटा मार कर जाना है, किसने बांटा, सामान्य। तीसरा जो क्वेश्चन आपका बना है आईएएस में भी कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च विधायन नहीं है, ये भी क्वेश्चन नया बन सकता है। तो आपको बताया गया था कि भारत की संसद द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा और आर्टिकल 123 और 123 के तहत जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, ये चारों सर्वोच्च विधायन और इसके अलावा जितने बचेंगे वह क्या कहलाएंगे, अधीनस्थ। ये कल बताया गया था। अब ये विधि के स्रोत में जो सबसे बड़ा चैप्टर है, कभी दो क्वेश्चन कभी एक क्वेश्चन बन ही जाता है, कभी काल दो क्वेश्चन बनता है। आपका निश्चित रूप से एक क्वेश्चन तो मिलना पक्का है, लेकिन अधिकतम दो क्वेश्चन आपका बन सकता है। वह आपका जुडिशियल प्रेसिडेंट है। जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब न्यायिक पूर्व निर्णय या उर्दू में नजीर कहा जाता है। न्यायिक पूर्व यानी कि उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, दृष्टांत प्रस्तुत किया जाता है, इलस्ट्रेशन प्रस्तुत किया जाता है। तो पूर्व निर्णय होता क्या है, हमें ये देखना है। फिर पूर्व निर्णय के सिद्धांत क्या है, पूर्व निर्णय में कौन कौन बातें होती है, और भारत में आ जाना है पूर्व निर्णय के बारे में। आइए एकदम शुरुआती दौर से हम चलते हैं। पहले तो जुडिशियल प्रेसिडेंट की परिभाषा देखा जाए। जहां तक जुडिशियल प्रेसिडेंट की बात है, पूर्व निर्णय का मतलब ये हुआ कि उच्चतर न्यायालय द्वारा यानी कि हायर कोर्ट द्वारा दिया गया ऐसा निर्णय जिसमें विधि या तथ्य के बारे में कोई नया सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। फिर एक बार समझिए, हायर कोर्ट द्वारा दिया गया ऐसा जजमेंट जिसमें लॉ के बारे में या फैक्ट के बारे में कोई नया प्रिंसिपल बताया गया हो, उसी को प्रिंसिपल बताया गया हो। तो ऐसी दशा में जितने सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे, अगर सेम मामला है यानी कि वैसा ही तथ्य आए, वैसा ही विधि का प्रश्न आए, तो उस निर्णय का अनुसरण करने के लिए, उस निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं, और इसी को पूर्व निर्णय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपका बन सकता है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट किस विधिक व्यवस्था की देन है, ये अच्छे से तैयार रखिए। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट कॉमन लॉ की देन है। कॉमन लॉ का मतलब इंग्लैंड की विधिक व्यवस्था की देन है। यानी कि हमने जुडिशियल प्रेसिडेंट का सिद्धांत कहाँ से अपनाया है, इंग्लैंड से, और इंग्लैंड के कहाँ से, कॉमन लॉ से। आइए न्यायिक निर्णय की परिभाषा देखा जाए।
परिभाषा में आपका जो पूछा जाता है, आपका पहले सामंड की देखी जाए, सामंड की परिभाषा भी पूछी गई है, अच्छे से तैयार रखना है। देखिए, न्यायिक पूर्व निर्णय न्यायालय द्वारा दिया गया ऐसा निर्णय है जिसमें विधि का कोई सिद्धांत निहित होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, अभी हमने बताया कि अगर न्यायालय ने कोई फैसला सुनाया, जजमेंट दिया और उसमें कोई विधि का प्रिंसिपल समाहित है, विधि का सिद्धांत समाहित है, तो उस निर्णय को हम जुडिशियल प्रेसिडेंट कहेंगे। ये परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा आपका सामंड ने दी। लेकिन सामंड की भले ये परिभाषा न पूछी जाए, जो अगली बात हम बता रहे हैं वह पूछा जाता है। देखिए अगली बात इनकी क्या है, ये आपका एक बार पूछा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इंग्लैंड में न्यायिक पूर्व निर्णय प्राधिकारिता के साथ बोलता है, यानी कि इंग्लैंड में जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है वह अथॉरिटी या प्राधिकारिता के साथ बोलता है। यह विधि का मात्र साक्ष्य नहीं है बल्कि उसका स्रोत है। ये कोटेशन बना है कि किस विद्वान ने ये कहा था कि जुडिशियल प्रेसिडेंट विधि का केवल एविडेंस या साक्ष्य नहीं है बल्कि विधि का सोर्स भी होता है, स्रोत भी होता है। तो ये क्या मान कर आएंगे? समन। देखिए आपका ये पूछा गया कि ये अंडरलाइन, इसको भाई कर लीजिए, सही रहेगा। फिर ये कहते हैं कि बल किसका स्रोत है और इस प्रकार स्थापित विधि का अनुसरण करने के लिए न्यायालय बाध्य होते हैं। यानी कि जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है और उसमें कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, तो इस प्रकार के कानून को जो सबऑर्डिनेट माने आपका कोर्ट होते हैं, वे कोर्ट मानने के लिए क्या होते हैं? बाध्य। आइए सामंड के बाद जो अगली परिभाषा आपकी आती है, चिपमैन ग्रे। इनका तो जो भी कारण हो, इनका कोटेशन तो हमेशा बना है और 99% चांस रहता है कि इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। अब तक के इतिहास में जो क्वेश्चन बना है वह ज़्यादातर क्वेश्चन चिपमैन ग्रे का बना है। अब तक के इतिहास में देखिए, चिपमैन ग्रे आपका न्यायाधीश थे, पहले जानना है, और ये न्यायिक पूर्व निर्णय के घोर पक्षधर थे। यानी कि इन्होंने न्यायिक पूर्व निर्णय का आपका जोरदार समर्थन किया और इन्होंने कहा, ये कोटेशन बार बार बन रहा है, इन्होंने ये कहा कि न्यायाधीश केवल विधि की व्याख्या ही नहीं करते बल्कि विधि का निर्माण भी करते हैं। तो फिर एक बार कवर कर लीजिए, किस विद्वान ने कहा था कि न्यायाधीश केवल विधि की व्याख्या ही नहीं करते बल्कि विधि का निर्माण भी करते हैं? तो आपका क्या जवाब रहेगा? चिपमैन ग्रे। याद रखिए, देखिए अब आगे बता जाएगा। चिपमैन ग्रे रट कर जाइएगा, व्याख्या और निर्माण पूछे तो। और
केवल व्याख्या करते हैं, निर्माण नहीं, कुछ ना है तो ब्लैक स्टोन मारिएगा। आगे हम बताएंगे। अभी देखिए आपका एक पूर्व निर्णय के अंतर्गत, मान चिपमैन ग्रे का परिभाषा बताई जा रही है जुडिशियल प्रेसिडेंट की। अभी एक पूर्व निर्णय के अंतर्गत कही या की गई वह प्रत्येक बात सम्मिलित है जो पश्चातवर्ती निर्णय के लिए एक नियम प्रस्तुत करती है। फिर आपका जर्मी बेंथम का भी कोटेशन आ चुका है, ऑस्टिन का भी आ चुका है और ब्लैक स्टोन का भी आ चुका है। यानी कि चिपमैन ग्रे के बाद आपका तीनों कोटेशन याद रखना चाहिए। बेंथम क्या कहते हैं, ये भी आपका AULLA में आया था। जर्मी बेंथम कहते हैं न्यायिक पूर्व निर्णय को न्यायाधीशों द्वारा निर्मित विधि कहते हैं, यानी कि जज मेड लॉ। तो क्वेश्चन देखिए क्या बना था, किसने जुडिशियल प्रेसिडेंट को आपका जज मेड लॉ कहा है, अर्थात न्यायाधीशों द्वारा निर्मित विधि। तो भाई अच्छे से याद रखिए किसने कहा, ये कोटेशन आ चुका है, किसने कहा है, जर्मी बेंथम। जॉन ऑस्टिन पर आ जाइए। जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि न्यायिक पूर्व निर्णय न्यायपालिका की विधि है। अब देखिए हल्का सा ला आ जाए, फिर मैं बता रहा हूँ यही गलती होगा। अगर जुडिशरी ला आ जाए, किसने कहा, न्यायपालिका की विधि, तो जॉन ऑस्टिन मारिएगा। और न्यायाधीश निर्मित विधि पूछे तो आप जर्मी बेंथम। यही गलती होने का पूरा चांस रहता है। इसके बाद आपका ब्लैक स्टोन आते हैं, उनका भी अच्छा है। आपका देखिए कोटेशन, पूर्ववर्ती निर्णयों के प्रयोग द्वारा न्याय का तराजू संतुलित और स्थिर रहता है, ये ब्लैक स्टोन ने कहा। देखे फिर एक बार, पूर्ववर्ती निर्णयों के प्रयोग द्वारा न्याय का जो तराजू होता है वह संतुलित और स्थिर रहता है। इस प्रकार आपका परिभाषा समाप्त हुई। अब आइए भारत में जुडिशियल प्रेसिडेंट। भारत में जुडिशियल प्रेसिडेंट जब भी पढ़िए, निश्चित रूप से IS में भी, GS में भी, J में भी, जूरिस्प्रूडेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। यहाँ तक कि नेट में भी क्वेश्चन बना है, जो मैं बताऊंगा कि नेट की परीक्षा में कैसा मॉडल बना है। देखिए भारत में जब भी पढ़िए, आपका प्राचीन काल से एकदम उठाइएगा। प्राचीन काल का मतलब कि 1773 से उठाइएगा, रेगुलेटिंग एक्ट से। और इसके द्वारा भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और वह स्थापना किस सन में की गई, 1774 में। और इसके मुख्य न्यायाधीश पूछे जाते हैं लॉर्ड एलिजा इम्बे। सही है ना, लॉर्ड एलिजा इम्बे। फिर आप 1773 के बाद आ जाइएगा 1800, आपका 60 है कि 62 है भाई, हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, 62 है। देखिए 1862 आ जाइएगा। फिर आपका 1935 आ जाना है, भारत शासन अधिनियम। और 1935 का सेक्शन ज्यादा पूछा जाता है, 212। कौन सा सेक्शन, 212। फिर हम बताएंगे भारत स्वतंत्र हो जाएगा। और स्वतंत्रता के पश्चात हम देखेंगे, तो स्वतंत्रता के पश्चात के लिए आपका जो अनुच्छेद देखना है, एक तो
129 देखना है, दूसरा जो आर्टिकल देखना है 141 देखना है, और तीसरा जो अनुच्छेद देखना है 215, यानी कि कौन सा 215। इसी बीच एक और इतिहास में देखना है, पीसी को देखना है, पीसी यानी कि प्रीवी काउंसिल, और तुरंत आपका इसमें सुप्रीम कोर्ट भी हम देखेंगे और हाई कोर्ट भी देखेंगे, और इसमें जो आर्टिकल हम देखेंगे वह 2 क्या देखेंगे 5, कि इतने प्रावधानों को अच्छे से तैयार करना है। देखिए यहाँ से आपका उसके बाद अभी केस 7-8 आएगा, थोड़ा बड़ा चैप्टर है भाई, सबसे बड़ा चैप्टर यही है, इसके बाद छोटे छोटे आएंगे। देखिए कि इतिहास देखा जाए, जब अंग्रेज भारत में सर्वप्रथम आए तो 1773 के यानी कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, और उसमें ये व्यवस्था की गई कि कलकत्ते में एक उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। इस प्रावधान का सहारा लेते हुए 1774 में कलकत्ते में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करती है अंग्रेजी सरकार, और उसमें मुख्य न्यायाधीश, कई बार जीएस में पूछा है मुख्य न्यायाधीश कौन थे, लॉर्ड एलिजा इम्पे, रटे रहे कौन थे। तत्पश्चात का समय आगे बढ़ा, 1862 आया, और 1862 में हुआ क्या, तो जो सुप्रीम कोर्ट यह स्थापित हुआ था इसको समाप्त कर दिया गया, और 1862 ईस्वी में आपका उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। किसकी, तो सबसे पहले 3 उच्च न्यायालय बनाए गए प्रेसिडेंसी नगरों में, आपका मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में। पूछा भी जा चुका है कि मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में कब हाई कोर्ट की स्थापना की गई, 1862। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो स्थापना की गई, पिछली बार एजेस में भी आया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में की गई। फिर बिहार में पूछा गया था, बिहार में इंटरव्यू में, कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो 1921 में 16 में। भाई रटे रहिए, 2 तो कम से कम रटिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो 1866 में। और पटना में आपका बिहार में पूछ लिया था इंटरव्यू में कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो 1916। हाई कोर्ट चलते रहे। तत्पश्चात भारत शासन अधिनियम 1935 आया, और भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि पूरे भारत के लिए एक संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट स्थापित किया जाएगा। और 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय स्थापित किया गया, यानी कि हाई कोर्ट बने रहे, और पूरे भारत के लिए एक न्यायालय स्थापित किया गया। कौन, आपका फेडरल कोर्ट। किस सन में, 1937। जो भारत शासन अधिनियम 1935 का 35 था, इसका जो सेक्शन हट कर जाइएगा, इसका सेक्शन कौन सा, 212। इसकी धारा 212 पूर्व निर्णय का सृजन करती थी, अर्थात जुडिशियल प्रेसिडेंट को मान्यता देती थी। अब क्या कहा गया, देखिए ये कहा गया था कि प्रीवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय, यानी कि पीसी द्वारा दिए गए निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, अर्थात फेडरल कोर्ट भी उन निर्णयों से बाध्य होगा, बाउंड होगा, हाई कोर्ट भी होगा,
और सबॉर्डिनेट कोर्ट भी होंगे। यानी कि प्रीवी काउंसिल ने जो निर्णय दे दिया उस निर्णय से भारत के सभी न्यायालय बाध्य होंगे। तो इसका आधार क्या था? 1935 के 2-3 बार आईएएस में पूछा है, गलत ना हो। कौन सा धारा थी आपका? 212 किस कानून की? भारत शासन अधिनियम 1935। चलता रहा मामला, चलता रहा। हम आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमने आपका फेडरल कोर्ट की जगह क्या बना लिया? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय पर आ जाइए। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस तारीख को की गई? तो भाई उच्चतम न्यायालय किस तारीख को अस्तित्व में आया? ये उत्तराखंड 2 बार बन चुका है, जीएस में भी आ चुका है, तारीख गलत ना हो। 28 जनवरी 1950। 26 न मार दीजिएगा। उच्चतम न्यायालय का गठन किस तारीख को हुआ? तो ज्यादा लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को। 26 नहीं, गलत ना हो। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस तारीख को हुई? तो ये क्वेश्चन किसी भी हाल में गलती न हो। 28 जनवरी आपका 1950। और जो फेडरल कोर्ट था उसी स्थान पर हमारा सुप्रीम कोर्ट बना। उन्हीं जजों को जज बना दिया गया। और आपका ये हुआ कि 7 आपका अन्य जज होंगे और एक आपका मुख्य न्यायाधीश होंगे। यानी कि टोटल जजों की संख्या कितनी होगी? 8। और वर्तमान में बढ़ा बढ़ा कर कितनी कर दी गई है? 34। अभी भी कम है, जजों की संख्या बढ़ानी चाहिए क्योंकि मामले ज़्यादा हैं और 34 ही जज हैं, याद रखिएगा। अभी आपका ये क्वेश्चन टीजीटी में आया था कि उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है? तो 34 ऑप्शन ए नहीं था। यानी कि ऑप्शन जब नहीं है 34 तो उसमें जो अधिकतम दिखे वो मारिए। तो भाई इससे पहले कितना था? 31। तो आप क्या मारेंगे? 31। ये नहीं कि कहिए कि सर बताए थे। अब ये ना कह दीजिएगा कि सर बताए थे 34, इसमें 34 है ही नहीं, तो हम क्या मारे? अरे भाई कोई तो 4 ऑप्शन में चुनना पड़ेगा, तो जो बेस्ट ऑप्शन हो वो चुनिए। तो कितना मारेंगे? 31। अब आइए इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। हमने अपना उच्चतम न्यायालय बना लिया, फेडरल कोर्ट को समाप्त कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट क्या रहे? बने रहे। हाई कोर्ट समाप्त नहीं हुए और बढ़ते गए। तत्पश्चात आपका अब यहाँ से थोड़ा आपका कंसेप्ट बनाना है। एक और कंसेप्ट ये बनाना है कि ऊपर एक इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल थी और उसको भी आपको अच्छे से देखना है। देखिए आपका इंग्लैंड से अब चलना पड़ेगा दूसरे कंसेप्ट में। इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल यानी कि पीसी थी। इंटरव्यू में क्या पूछा हमें भी बताएंगे। तो आपका इंग्लैंड जब भारत आजाद हो गया तो इंग्लैंड की ही संसद ने एक कानून बनाया, प्रीवी काउंसिल जुरिडिक्शन एबोलिशन एक्ट 1949। यानी कि प्रीवी काउंसिल अधिकारिता उत्साधन मैंने समाप्त उत्साधन अधिनियम 1949 बनाया और प्रीवी काउंसिल की अधिकारिता भारत से समाप्त कर दी। किसने समाप्त कर दी? भारत की संसद ने नहीं, संविधान सभा ने नहीं, बल्कि किसने? आपका इंग्लैंड की संसद ने। यानी कि वर्तमान में जो हमारा सर्वोच्च अपीली अदालत है वह सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन इसी के साथ एक आर्टिकल और पढ़ना है। कौन सा? 395। और इसी बिहार में भी जे में ये पूछा गया था 395
अभी बिहार जे में भी पूछा गया था और ज़्यादा लोग गलत करके आ गए। इसीलिए कहा जाता है कि भाई एक एक शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए, इससे बाहर नहीं आता। अब कितना आप दिमाग में बैठाए हैं वो आपके ऊपर है। अब एक नया इतिहास हम बता रहे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट पर आ जाएगा न्यायिक निर्णय पर। देखिए, आपका नया इतिहास ये देखना है कि इंग्लैंड का शासन जितने राज्यों पर था, अगर उन राज्यों के न्यायालयों द्वारा कोई निर्णय दिया जाता था तो उनकी अपील आपका इंग्लैंड में होती थी सम्राट के पास। क्योंकि सम्राट भाई एक आदमी है, कितने मामले देखेगा, अतः जो सम्राट या राजा के पास अपील होती थी, राजा को सलाह देने के लिए एक पैनल बनाया गया था और उसी पैनल को प्रीवी काउंसिल कहते हैं, पीसी कहते हैं। अब जो इंटरव्यू में आपका क्वेश्चन आया कि प्रीवी काउंसिल न्यायालय था कि नहीं, तो हमेशा याद रखिए ये न्यायालय नहीं था। तो ये क्या था? एक एडवाइजरी काउंसिल थी, सलाहकारी परिषद थी। फिर क्वेश्चन आया तो किसको सलाह देती थी, किसको देती थी? आपका राजा को। तो किन मामलों में? इंग्लैंड के मामलों में, इंग्लैंड से बाहर के मामलों में, इंग्लैंड से बाहर के मामलों में। चूंकि अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आइए, चूंकि प्रीवी काउंसिल न्यायालय न होकर एक सलाहकारी परिषद थी, अतः अतः लगाना है, ये इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। अतः प्रीवी काउंसिल के बहुमत या मेजॉरिटी के जो फैसले थे, वे फैसले तो आपका प्रकाशित होते थे, लेकिन अल्पमत या माइनॉरिटी में जो लोग फैसला देते थे, वह फैसला आपका प्रकाशित नहीं होते थे। यानी कि चूंकि ये क्वेश्चन आपका जे इंटरव्यू में आ चुका है कि कौन सा वह न्यायालय था जिसके अल्पमत के निर्णय प्रकाशित नहीं होते थे, तो आप क्या बताकर आएंगे? प्रीवी काउंसिल। अच्छे से, न्यायालय नहीं थी, क्या थी? सलाहकारी परिषद। जब भारत आजाद हो गया और भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, तो ऐसी दशा में अब भारत से जो अपील होगी वह प्रीवी काउंसिल नहीं जाएगी। तो वर्तमान में हमारा सर्वोच्च अपीलेट जो अथॉरिटी या प्राधिकारी न्यायालय हो गया, कौन? सुप्रीम कोर्ट। अब समस्या देखिए कहाँ उत्पन्न हुई। आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के पूर्व प्रीवी काउंसिल ने भारत से संबंधित जो निर्णय दे दिए थे, अब उन निर्णयों का क्या हो? क्योंकि इंग्लैंड की संसद ने 1949 ईस्वी में कानून बनाकर प्रीवी काउंसिल की अधिकारिता को भारत से क्या कर दिया था? समाप्त। अतः यहाँ से अपील तो अब जाएगी नहीं, लेकिन उन फैसलों का क्या होगा जो फैसले इसके पहले प्रीवी काउंसिल ने दे रखे थे? तो उन फैसलों को बचाया गया है, सेविंग की गई है। अभी हमने टीपीए में ही बताया, व्यावृत्ति की गई है। वो फैसले आज भी भारत में क्या रहेंगे? लागू रहेंगे। तो प्रीवी काउंसिल के निर्णयों को भारत में बने रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है या संवैधानिक आधार क्या है? तो एक ही आर्टिकल है, 395। कौन सा आर्टिकल? तुरंत अब किस आर्टिकल पर हमें आ जाना है? 300। देखिए, अनुच्छेद 395 द्वारा हमारी संविधान सभा द्वारा अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 2 कानूनों को रिपील किया गया। और वह जो कानून थे, पहला कानून था भारत शासन अधिनियम 1935 और दूसरा कानून था
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। लेकिन एक कानून को रिपील नहीं किया गया है। वह कौन सा कानून है? प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उत्साधन अधिनियम 1949। अर्थात प्रिवी काउंसिल के निर्णयों को आज भी भारत में लागू रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है? तो वह बेस है आपका कौन सा आर्टिकल है? 395। यानी कि एक सेविंग की गई है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़िए। चूंकि वर्तमान समय में अब ये आया कि प्रिवी काउंसिल के निर्णय को कौन उलट सकता है भारत में, ये भी आईएएस में भी क्वेश्चन बना है। अच्छा क्वेश्चन बनता है। उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्राप्त है कि वह प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय को सेटिसाइड कर दे, उलट दे। हम केस बताएंगे आपका, अभी केस भी शुरू किया जाएगा, 7-8 केस। अभी सिद्धांत पर देखिए, उलट दे, अपास्त कर दे, सेटिसाइड कर दे। आपका भारत के उच्च न्यायालयों को यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह प्रिवी काउंसिल के सिद्धांतों को उलट सके। अब यहाँ इंटरव्यू में क्वेश्चन ये बना है कि जो भारत के उच्च न्यायालय हैं वो प्रिवी काउंसिल के निर्णय को सेटिसाइड नहीं कर सकते, यानी कि आपका वह उलट नहीं सकते। ये आप कैसे कहेंगे? इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है? संवैधानिक आधार क्या है? तो आपका जवाब रहेगा आर्टिकल 225। रटे रहिए, कौन सा आर्टिकल? 225। अब इसमें क्या है भाई, देखिए। अब यहाँ आपका कई लोग भ्रम में आ जाते हैं। जैसे नए लोग रहते हैं, पूरा बेर पढ़ेंगे, यानी कि जो नए खिलाड़ी रहते हैं, जो हर एक बाल पर छक्का ही मारना चाहते हैं और ये नहीं जानते कि किसी बाल को डिफेंसिव भी खेला जाता है, यानी कि कई ऐसी बालें होती हैं जिस पर आप छक्का नहीं मार सकते। तो आपातकाल में भले प्रयास करिए, लेकिन सामान्य काल में न करिए। तो ये पूछते हैं कि बेयर एक्ट में ये कहाँ कहा गया है कि हाई कोर्ट उलट नहीं सकता। अरे भाई, बेयर एक्ट की भाषा कोई भावना समझना है, भाषा समझना है। स्पष्ट न लिखा हो तो उसका इरादा क्या था वो देखा जाता है। तो इरादा देखिए, ये इरादा देखिए क्या कहा गया। उच्च न्यायालय आपका उन लिमिटेशन, उन सीमाओं के अधीन रहेंगे जिन सीमाओं के अधीन वह इस संविधान के लागू होने के पहले थे। तो किस सीमा के अधीन थे? कि वह प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय को पलटने की क्षमता संविधान के पहले भी नहीं रखते थे, और वह सीमा आज भी क्या रहेगी? लागू। इसीलिए उच्च न्यायालय प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय को सेटिसाइड करने की क्षमता नहीं रखते। तो कौन सेटिसाइड कर सकता है भाई? आपका उच्चतम न्यायालय। तो तुरंत केस याद रखना है। किस केस में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि वह प्रिवी काउंसिल के द्वारा दिए गए निर्णयों से बाध्य नहीं है, वह इन निर्णयों को सेटिसाइड कर सकता है? तो आपका केस याद रखिए, श्रीनिवास बनाम नारायण, यानी कि श्रीनिवास वर्सेज नारायण। श्रीनिवास वर्सेज नारायण के बाद में उच्चतम न्यायालय ने आपका 1954 का केस है, 1954 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि उच्चतम न्यायालय प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय को से बाध्य नहीं है और प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय को सेटिसाइड कर सकता है, पास कर सकता है, उलट सकता है। तुरंत
एक क्वेश्चन और आपको यहीं से, जैसे ही मामला उलटने का आया, अब जो जो उलटने का कार्य है यहीं एक जगह हम तैयार करवा दे रहे हैं, तब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा हम केस बता रहे हैं, ये भी केस 4-5 बार जे और एपीजे में आ चुका है। वह आया है बंगाल इम्यूनिटी का केस। लिख लीजिए भाई इसको भी, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का केस है, 1955 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। बहुत इसमें अच्छा निर्णय दिया गया आपका केस में, और इसमें क्या कहा गया ये ज्यादा पूछा जाता है। देखिए क्या कहा गया, किस केस में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि वह अपने द्वारा दिए गए निर्णय को सेटिसाइड कर सकता है। तो बंगाल इम्यूनिटी का केस रट्टा मार कर जाइए, फिर एक बार देखिए। काफी कंफ्यूज लोग रहते हैं, लेकिन आज कंफ्यूजन बिल्कुल क्या करना है, दूर। फिर एक बार देखिए भाई, अगर क्वेश्चन ये आपका आए कि उच्चतम न्यायालय ने किस केस में कहा कि वह प्रीवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय से बाउंड या बाध्य नहीं है, तो आपका क्या मानना है, श्रीनिवास। और हल्का सा चेंज कर दे कि उच्चतम न्यायालय स्वयं के द्वारा दिए गए निर्णय से बाध्य नहीं है, वह निर्णय को सेट असाइड उलट सकता है। अगर ये आ जाए तो कौन सा केस मारेंगे, बंगाल इम्यूनिटी। भाई दोनों याद रखिए। अब आइए, सुप्रीम कोर्ट जब भी अपना फैसला पलटेगा तो जो जजों की पीठ होगी वह उससे अधिक होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई फैसला एक जज ने दिया है और उसको उलटना है तो कम से कम कितने जज, 2 जज, और 2 जजों ने दिया है उसको उलटना है तो कम से कम कितने, 3। 3 ने दिया है तो उलटना है तो 4। आइए आपका 4-5 केस याद रखिएगा उलटने पर, सेट असाइड पर। देखिए सबसे पहला केस आता है आपका, वो बताया जाए आपका शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद के केस में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि उच्चतम न्यायालय में संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। फिर चुनौती दी गई सज्जन सिंह के केस में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्चतम संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तीसरा केस आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के में दिए गए निर्णय को सेटिसाइड कर दिया। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, इसके पर क्वेश्चन यहाँ ये बना था कि गोलकनाथ के वाद में किन 2 केसों के निर्णयों को अपास्त किया गया, कौन कौन मार कराएंगे, शंकरी प्रसाद और क्या, सज्जन सिंह। तो गोलकनाथ के वाद में क्या निर्णय दिया गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। गोलकनाथ के वाद में 11 जज थे, और अगर इस निर्णय को उलटना है तो फिर इससे बड़ी पीठ बनानी पड़ेगी। तो इसके बाद जो आया केस केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरल का केस आया, जिसमें कि अब तक की सबसे बड़ी पीठ 13 जजों की पीठ बनी, और इन्होंने गोलकनाथ में दिए गए निर्णय को सेटिसाइड कर दिया और कहा कि संसद मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन, यानी कि अभी बताया गया था कि लेकिन लग जाता है जब जीवन में, तो बहुत खतरनाक होता है। आपका चाहे जीवन में लगे, या हमने अफगानिस्तान पर भी उदाहरण बताया
कि 3.5 लाख सैनिक थे और अमेरिका के सारे विमान, सभी तोप, सभी आधुनिक हथियार और लगभग 50,000 तालिबानियों के आगे हार गए। हारे क्या, बिना लड़े ही आपका भाग गए, यानी कि लड़ने का भी प्रयास नहीं किए। आखिर क्यों, ये जो है लेकिन लगा देता है। और जो भाग गए अब उनका गला रेता जा रहा है। धीरे धीरे सबका क्या होगा, सफाया। ये तालिबान है। जिस प्रकार कुत्ते की दुम अगर दीवार में भी चुनवा दीजिए और 2 साल बाद निकालिए तो सीधी नहीं होती, क्या रहती है, टेढ़ी। उसी प्रकार ये भी आपका समझौता इत्यादि किए लेकिन अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे, यानी कि ये भी उसी मोहरे पर चलेंगे। धीरे धीरे अपने विरोधियों का क्या करेंगे। उसका एक उपाय है कि जनता विद्रोह कर दे। एक उपाय है कि जनता के आगे कोई शासन टिका नहीं। अगर जनता अपने पर आ जाए कि नहीं हम आज़ादी लेकर रहेंगे, तो कोई सेना पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन ज़्यादातर जनता इस राय की हो और अफगानिस्तान में भी कुछ हद तक ये धीरे धीरे डिमांड बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार भारत में आज़ादी पाने के लिए तमाम लोग अपनी जान की परवाह नहीं किए, तो धीरे धीरे वहाँ भी ये हो रहा है। लेकिन समस्या है कि सबके पास हथियार ही हैं, तो लोकतंत्र कहाँ से जीवित रहेगा। और बिना हथियार के वो देश चल ही नहीं सकता। यानी कि बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं, आपका ना तो पढ़ाई ना काम काज। आपका ज़्यादातर लोग AK-47 10 साल का बच्चा भी क्या चला रहा है, कि यहाँ लोग खिलौना से खेलते हैं बच्चे, वहाँ वास्तविकता में वो सब क्या करते हैं, चलाते हैं। इसमें कोई शक नहीं भाई। आप वीडियो देख सकते हैं, 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा। अब पहले देश को बचाए कि पढ़े। भाई आगे बढ़ा जाए आपका, तो हमने ये बताया कि केशवानंद भारती के वाद में फिर एक बार देखिए बैक होइए। उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि संसद मूल अधिकारों सहित सभी प्रावधानों में संशोधन कर सकते हैं संविधान के, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में या संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। अब मूलभूत ढांचा है क्या, सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया तो कहा कि हम नहीं बताएंगे और आप संशोधन करिए तब हम बताएंगे समय समय पर कि मूलभूत ढांचा क्या होता है। और अगर हमें लगता है कि आपने बेसिक स्ट्रक्चर का क्या किया है वायलेशन, तो हम आपके संशोधन को क्या करेंगे, निरस्त। तो इस प्रकार एक इतिहास भी हो गया। अब जजों की बेंच देख लिया जाए, एक एक करके निपटा जाए क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। देखिए आपका, अगर किसी मामले की सुनवाई एक जज कर रहा है, यहाँ से यूपीजे में आया क्वेश्चन, तो उसको हम कहते हैं एकल पीठ या सिंगल बेंच। याद रखिएगा, एक जज सुनवाई कर रहा है तो कौन सी बेंच, सिंगल। अगर 2 जज सुनवाई कर रहे हो तो उसको खंडपीठ कहते हैं या डिवीजन बेंच कहते हैं। तो डिवीजन बेंच में कितने जज सुनवाई करते हैं, कम से कम 2। या खंडपीठ में जजों की संख्या 1 2 3 4, तो क्या मारेंगे, 2। और जो फुल बेंच होती है या पूर्ण पीठ होती हैं, उसमें 3 से लेकर 4 तक जज होते हैं। 3 से लेकर 4, या तो 3 रहेंगे या 4 रहेंगे, लेकिन 2 से हमेशा क्या रहेंगे, अधिक। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है उसमें कम से कम 5 जजों का होना आवश्यक है। तो संवैधानिक पीठ में 5 जज होने चाहिए। वहीं अनुच्छेद आपको याद करना है अच्छे से। TGT, PGT, GS का हर एक जगह पूछा गया है। आइए हम देखते हैं आर्टिकल 145।
संविधान के अनुच्छेद 145 में इस बात का क्लियर उल्लेख है कि दो ऐसे मैटर दिए गए हैं जहां की अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है तो ऐसी दशा में कम से कम 5 जज मिलकर ही यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही उस पर सुनवाई करेगी। ये बहुत तरह क्वेश्चन अच्छे से तैयार रखिए। पहला है, अगर भारत के राष्ट्रपति ने 143 के तहत एडवाइजरी मांगी हो यानी कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी हो। और दूसरा आपका है कि अगर किसी मामले में संविधान के इंटरप्रिटेशन का मामला हो, निर्वचन का मामला हो, व्याख्या का मामला हो, तो देखिए क्वेश्चन आपका जीएस वाले कैसे पकड़ते हैं। एक बार आपका टीटी में ये क्वेश्चन आ गया कि कब कम से कम 5 जजों की पीठ द्वारा सुनवाई होगी। 4 ऑप्शन दिया था और उसमें एक दिया था संविधान का निर्वचन का मामला होने पर या संविधान का इंटरप्रिटेशन का मामला होने पर। जो जीएस वाले हैं उनको निर्वचन क्या होता है ये समझते ही नहीं। कई लोग फोन करके हमसे भी पूछे कि सर ये शब्द आया है निर्वचन। अरे भाई, निर्वचन माने एक्सप्लेन करना, इंटरप्रेट करना, व्याख्या करना, यानी कि उस शब्द का अच्छे से क्या बताना, अर्थ और क्या। तो याद रखे रहे, कब कम से कम 5 जजों की पीठ बनेगी तभी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। कितने मामलों में? 2। पहला मामला क्या निकला, जब भारत का राष्ट्रपति किससे सलाह मांगे सुप्रीम कोर्ट से, किस आर्टिकल के तहत, 143। और दूसरा कौन सा मामला, जब आपका क्या हो, संविधान का क्या करना हो, व्याख्या। तो अब तक सबसे बड़ी पीठ कितने की बनी है? 30 की। और किस केस में? केशवानंद भारती। याद रखिएगा भाई। इस प्रकार ये भी जो व्यू था आपका समाप्त हुआ। फिर बैक होइए, आपका बैक होकर देखा जाए, फिर एक नया कंसेप्ट बनाया जाए। निर्णयतानुसरण का सिद्धांत या न्यायिक पूर्व निर्णय का जो सिद्धांत है वह 2 बातों पर आधारित है। कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात यह है कि उस देश में एक श्रृंखलाबद्ध यानी कि चेन वाइज श्रृंखलाबद्ध न्यायालयों की श्रेणियां हो। यानी कि न्यायालयों की जो श्रेणियां हैं वह क्या होनी चाहिए? एक क्रम से होनी चाहिए, यानी कि एक क्या होनी चाहिए? श्रृंखला में, एक चैन में। और दूसरा, न्यायालय के निर्णयों का क्या होना चाहिए? प्रकाशन, यानी कि वह निर्णय क्या होने चाहिए? छपने चाहिए। आइए इन 2 बिंदुओं पर गौर करिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, क्या भारत में श्रेणीबद्ध न्यायालय हैं कि नहीं? और क्या भारत में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है क्या वे जजमेंट छापे जाते हैं कि नहीं? ये 2 पॉइंट हैं। तो पहले छापने वाला निकाल लिया जाए तब, क्योंकि वो बड़ा चलेगा। तो प्रकाशन निर्णय का होता है कि नहीं? होता है। और आपका देखिए, जो ये तमाम निर्णयों का प्रकाशन किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रचलित किताब है, प्रचलित आपका कह सकते हैं कि निर्णय की पत्रिका है, वह AIR है, ऑल इंडिया रिपोर्टर। AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर। कहीं भी अधिवक्ता के चेंबर में चले जाइए तो AIR का क्या रहेगा? भरमार रहेगा। तो अगर पूछे कि ये AIR क्या है तो आप ये कहेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट लिखा हो SSC, इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस सन में, ईयर लिखा रहता है, उस सन में जो अच्छे अच्छे निर्णय दिए गए थे उन निर्णयों को पूरा डिटेल में इसमें क्या किया गया है? छापा गया है।
और हाई कोर्ट लिखा है तो किसका निर्णय छापा गया है? हाई कोर्ट। अब एआईआर की शुरुआत कहाँ से हुई? तो एआईआर की शुरुआत 1922 में, यानी कि 1922 ईस्वी में नागपुर से हुई। कहाँ से? कब, किस समय? हाँ, 1922 में नागपुर से हुई। रटे रहिए। अब तमाम अब पत्रिकाएं छपती हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट टुडे, सुप्रीम कोर्ट टुडे आपका, या सुप्रीम कोर्ट लॉ जर्नल, तमाम पत्रिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णयों को छापती हैं। एएजे भी छपता है, इलाहाबाद लॉ टुडे, यानी तमाम लोग पत्रिका छापते हैं और उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के क्या छापे जाते हैं? निर्णय। तो भारत में छप ही रहा है निर्णय। अब भारत में श्रेणीबद्ध न्यायालय देखिए, क्या भारत में न्यायालय श्रेणीबद्ध है कि नहीं? तो आप कहेंगे हैं। और कैसे हैं? तो आप देखिए, सर्वोच्च शिखर पर हमारा कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद आपका राज्यों में क्या है? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के नीचे राज्यों में आपका लोअर कोर्ट है, आपका लोअर कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। कौन न्यायालय है? अधीनस्थ न्यायालय। याद रखिएगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो जिला जज और सत्र न्यायालय हैं वो, और उससे नीचे जितने कोर्ट हम लिख नहीं रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? सबऑर्डिनेट। तो आपका एमपी में एक क्वेश्चन बना था कि भारत में सबऑर्डिनेट कोर्ट कहाँ से प्रारंभ होता है? आपराधिक मामला दे तो कोर्ट ऑफ सेशन मार्क कराइए, और अगर सिविल मामला दे तो जिला न्यायाधीश या जिला जज, जिला न्यायाधीश, जनपद न्यायाधीश। अब आइए, तो आपका भाई श्रृंखलाबद्ध न्यायालयों की श्रेणी हो गई। तो पहले सुप्रीम कोर्ट पर उठाइए। न्यायिक पूर्व का निर्णय का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा, भाई जो भी फैसला देगा जिसमें किसी विधि या तथ्य के बारे में कोई नया सिद्धांत है, उस फैसले को मानने के लिए कौन बाउंड होगा, कौन बाध्य होंगे? तो आपका जवाब रहेगा इसके नीचे के न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट भी बाध्य होंगे। और कौन बाध्य होगा? लोअर कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बाध्यकारी होता है उच्च न्यायालय पर, अधीनस्थ न्यायालय पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों। अब इसका संवैधानिक आधार, भाई ऐसे तो बताया नहीं जा सकता, हम वाक्य बोल दें उसका प्रमाण न दें, तो आपका दो अनुच्छेद तुरंत वर करना पड़ेगा। पहला करना पड़ेगा अनुच्छेद 141 और दूसरा 129। आइए, पहले आपका 141 से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपका ये बना है 141 से कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पूर्व निर्णय के रूप में लागू होंगे। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है? संवैधानिक आधार क्या है? या कहाँ से संविधान में इस बात का जन्म होता है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से सभी न्यायालय बाउंड होंगे? ये नेट में भी आया है, गलत न हो। इस आर्टिकल में है 141। और 141 में कहा क्या गया है? देखिए, अनुच्छेद 141 ये बताता है कि भारत राज्य क्षेत्र में जितने न्यायालय हैं, जितने न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट और कौन? लोअर कोर्ट, वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से क्या होंगे? बाध्य। किस आर्टिकल में कहा गया है? 141। तो संवैधानिक आधार पूछे तो क्या मारेंगे? 141। दूसरा नियम आइए, एक और अनुच्छेद मैंने लिखवाया है और वह आर्टिकल कौन है? 129। इसको समझिए। सेक्शन अनुच्छेद 129
ये बताता है कि आपका अच्छे से इसको जानना है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि उच्चतम न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय की दो विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता ये है कि वह न्यायालय अपने कंटेम्प्ट के लिए, अपने कह सकते हैं कि अवमान के लिए दंड देने की शक्ति रखता है। और दूसरी विशेषता यह है कि उस न्यायालय के जजमेंट लिखित में होंगे, संजो कर रखे जाएंगे और वो जजमेंट उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। अब आप ये कहेंगे कि जब आर्टिकल 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में यह बात समाहित है कि आपका माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट पर लागू होंगे, बाध्यकारी होंगे, तो क्या जरूरत थी एक अलग से अनुच्छेद 141 बनाने की? तो यहाँ टेक्निकल प्रश्न है। देखिए, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का सबऑर्डिनेट नहीं है, यानी कि जितने उच्च न्यायालय हैं वह उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है, भले प्रशासनिक अपना मानने के लिए बाध्य हैं। और 129 में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय, उसका मतलब तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सबऑर्डिनेट नहीं है, अतः 129 विफल हो जाती। इसलिए एक आर्टिकल अलग से बनाया गया, कौन सा? 141, और उसमें कहा गया कि भारत के सभी न्यायालय, तो सभी न्यायालय में अधीनस्थता का कोई मतलब नहीं है, चाहे हाई कोर्ट हो या कौन लोअर कोर्ट, दोनों सभी न्यायालयों में क्या हो जाते हैं? समान। अब आइए हाई कोर्ट पर। जो दूसरा पोजीशन पर भारत में कौन है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय उस राज्य में जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उन कोर्टों पर बाध्यकारी होंगे। अब यहाँ अच्छा आपका क्वेश्चन याद रखना है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय किस आर्टिकल के तहत ये प्रावधान है कि उस निर्णय से सबऑर्डिनेट कोर्ट उस राज्य के बाउंड होंगे। तो आपका एक अनुच्छेद याद रखिएगा, 215। कौन सा अनुच्छेद? 215। देखिए ध्यान से भाई, थोड़ा कठिन है। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया गया है अभिलेख न्यायालय। और अभी हमने बताया कि अभिलेख न्यायालय की कितनी विशेषताएं होती हैं? दो। पहली विशेषता क्या है कि वह न्यायालय अपने कंटेम्प्ट के लिए दंड देने की क्षमता रखता है। और दूसरा, उस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय जुडिशियल प्रेसिडेंट का काम करते हैं। तो जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 141 अलग बना है, लेकिन हाई कोर्ट के लिए कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है, तो हाई कोर्ट के निर्णय अधीनस्थों पर बाध्यकारी होंगे। ये नियम कहाँ से उत्पन्न हो गया? तो कौन सा आर्टिकल बताएंगे? 215, अलग से नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये दिया गया 129, लेकिन इसके लिए कलर आर्टिकल स्पष्ट करने के लिए कौन बन गया? लेकिन हाई कोर्ट में 215 केवल दिया गया और इसी से काम चल जाता है। अब अगला ये देखा जाए भाई, जो पूछा गया है, अगर एक उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय दूसरे उच्च न्यायालय में किस रूप में काम करेगा? क्या अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है तो क्या उस निर्णय से पटना हाई कोर्ट बाध्य होगा कि नहीं? तो बताइए, तो होगा कि नहीं? नहीं। तो ये निर्णय पटना हाई कोर्ट के लिए किसका काम करेगा? परस्यूसिव। परस्यूसिव माने अनुनयी। भाई रट कर जाइए, 3 बार पूछा गया, कैसा काम करेगा?
परस्यूसिव अनुनयी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पटना हाई कोर्ट उसको सम्मान देगा लेकिन उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं। तो भाई आपका जो लोग लाइव क्लास पढ़ रहे हैं, सूचना आपके लिए ये है कि कल आपका जूरिस्प्रूडेंस का एक्स्ट्रा क्लास लगा है और सुबह 10 बजे से जूरिस्प्रूडेंस चलेगा। फिर एक बार आपका, क्योंकि सोमवार तक जूरिस्प्रूडेंस समाप्त करना है हमें, फिर एक बार सूचना दिया जाए। कल 10 बजे से आपका 1 बजे तक जूरिस्प्रूडेंस चलेगा, बीच में 1 या 2 बार ब्रेक देकर। तो आपका अगला क्लास कल चलेगा और एविडेंस और जो भी है आपका मंगलवार से शुरू किया जाएगा, क्योंकि सोमवार को भी केवल और केवल जूरिस्प्रूडेंस चलेगा ताकि आपका समाप्त हो सिलेबस। धन्यवाद।